दोस्तों, भारत सरकार ने हमारे आईटी रूल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 25 फरवरी 2021 को नए आईटी रूल्स 2021 को लॉन्च किया था। क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा मुद्दे चल रहे थे, खासकर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर। उनकी जो कंप्लाइंस डेट है, जो इन प्लेटफॉर्म्स को माननी थी, वो 25 मई 2021 को एंड हो रही थी। इसी वजह से इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा हैवॉक क्रिएट हो गया कि क्या 26 मई से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब बंद हो जाएंगे। अब इन सब चीज़ों के बेसिक्स को समझने के लिए हमें समझने पड़ेंगे जो नए आईटी रूल्स 2021 है, जो कि अप्लाई हो रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ये वो रूल्स हैं जिनको फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, कू, बाकी सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, आपका हॉटस्टार हो, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी फॉलो करना है। तो हम लोग बहुत ही सिंपली तरीके से समझेंगे कि ये नए आईटी रूल्स असलियत में है क्या। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। दोस्तों, पीछे आप देख रहे हो, ये ओरिजिनल गजट है, न्यूज़ 18 की यहाँ पर सौजन्य से लिया गया है। तो आप इसका नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स वाला अगर पार्ट यहाँ पे देखते हो तो लिखा हुआ है कि जब भी कोई इंटरमीडियरी फेल कर जाएगा इन रूल्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो भी सेक्शन 79 है ऑफ द एक्ट का, दैट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू सच इंटरमीडियरी। और जो इंटरमीडियरी होगा वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। अब ये क्या चीजें हैं? जो पावर्स, जो इम्यूनिटी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को मिली हुई थी, वो इम्यूनिटी उनसे छीन ली जाएंगी। वो बंद नहीं होंगे, वो इम्यूनिटी उनसे छीन ली जाएंगी। तो वो इम्यूनिटी क्या है जिनके बारे में यहां पर बात हो रही है? सबसे पहले हम लोग समरी से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आईटी रूल्स ऑफ 2021। जो नए आईटी रूल्स हैं वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, ना ग्रीवियंस ऑफिसर क्या होता है? एक वो व्यक्ति जो कि आप लोगों के लिए बैठा हुआ है। अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आपको कोई ग्रीवियंस है, उसको सॉल्यूट करने के लिए, उसका सॉल्यूशन देने के लिए वो व्यक्ति बैठा हुआ है। आप जाके अगर कंप्लेंट करोगे, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आपके जो ग्रीवियंस हैं उसको रिजॉल्व करें, उनको रिड्रेस करें। तो रूल्स 2021 ने बोला कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर बिठाएंगे, अपने अपने ऑफिस के अंदर एक ग्रीवियंस ऑफिसर बिठाएंगे, जिसका मेन मकसद क्या होगा? मेन मकसद होगा ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को आसान बनाना। जो भी कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, उस कंटेंट के ऊपर देखना कि कोई कंटेंट गलत ना हो, कोई गलत इंफॉर्मेशन सा ना आया हो। कोई भी ग्रीवियंस आ रही है उसको रिस्पॉन्ड करना, और कोई भी प्रोसेसेस हैं उनको सिंप्लीफाई करना, ये मेन मकसद है उस व्यक्ति का। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वायलेंस से रिलेटेड होती हैं, पॉर्न से रिलेटेड होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनको रेगुलेट करना देश के लिए ज़रूरी है। इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नए आईटी रूल्स 2021 बनाए थे। तो ये जो नए आईटी रूल्स हैं, इन्होंने दो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। सबसे पहले इन्होंने सोशल मीडिया के लिए कुछ अलग चीज़ें निकाली हैं, और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, उनके लिए अलग चीज़ें निकाली हैं। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिनमें आप लोग आजकल अपनी मूवीज़, अपने सीरियल्स देख रहे हो, जैसे मान लो हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, आपका यहाँ पर जो ऑल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स, तो ये जितने भी ये वाले प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, या जैसे मान लो डिस्कवरी का डिस्कवरी प्लस है ना, यहाँ पर एपिक चैनल का एपिक प्लस है, तो वो सब क्या है? वो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है। क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये इंटरनेट का सहारा लेते हैं। तो इनको बेसिकली इनके दो अलग अलग रूल्स आ गए, जो कि आप मेरे ऊपर भी देख पा रहे होगे। और ये जो रूल्स हैं इनको फ्रेम किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। अब वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से मिली? वो पावर मिली है दोस्तों सेक्शन 87 अंडर क्लॉज 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर, जो कि यहाँ पर जो पुराना एक्ट था उसको अमेंड किया गया था इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के अंदर 2011 के अंदर, और उसके बाद अब 2021 के अंदर नई गाइडलाइंस आई हैं। मेरे ऊपर आप यहाँ पर सोशल मीडिया और डिजिटल न्यूज़ की जो चीज़ें देख रहे हो, दीज आर दी समरी है। जिसको समरी देखनी हो वो एक बार इनको पढ़ लेना। एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या हुआ। इस बैकग्राउंड में ये हुआ है कि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हमारे देश के अंदर कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत है। अब क्योंकि हमारे देश में काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे। इशू था डेटा प्रिवेसी का,
इशू था जिस तरीके से हम लोग एक अनरेगुलेटेड साइबर एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे थे। साइबर क्राइम्स जैसी चीज़ें देश के अंदर बढ़ती जा रही थी और इन साइबर क्राइम्स की वजह से हमारे देश में यंग लोगों के जो सुसाइड के केसेस थे वो भी इक्वली बढ़ रहे थे। तो 2018 में डिसाइड किया कि नई गाइडलाइंस का आना बहुत ज़रूरी है। 2020 के अंदर एक एडहॉक कमेटी राज्यसभा के अंदर बनाई गई और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है उसका बच्चों के ऊपर और समाज के ऊपर कितना गलत इम्पैक्ट होता है। और यहाँ पर अगर मान लो कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई हो रहा है तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसी को ही पता है कि ये पर्टिकुलर कंटेंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो पहला व्यक्ति क्या कौन था जिसने इस पर्टिकुलर चीज़ को ओरिजिनेट किया। तो उस पहले व्यक्ति को खोजने की जिम्मेदारी, उसको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेनी पड़ेगी। और जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फर्स्ट ओरिजिनेटर। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर आई कि जो वीडियो स्ट्रीमिंग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर वर्क करेंगे। तो एक बड़ा बदलाव आ गया। ये पहले किसके अंदर वर्क करते थे? पहले ये वर्क करते थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ओके, तो अब ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर पूरी तरीके से आ गए। अब क्या हुआ, नई गाइडलाइंस अलग अलग तरीके से लॉन्च हुई। सबसे पहले सोशल मीडिया वाली के लिए गाइडलाइंस देखेंगे। इन्होंने क्या किया कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको दो अलग अलग एंगल से डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया। क्या? एक हो गए भाई सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और दूसरे हो गए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। तो नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से कि किस प्लेटफॉर्म के अंदर कितने लोग यूज कर रहे हैं, जो जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा वहां पे उतनी ज्यादा जरूरतें होंगी वहां पे देख रेख रखने की। तो वो क्या हो गए, वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हो गए। तो सबसे पहले इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। और यहां पर एक सबसे बड़ा चीज आई ड्यू डिलिजेंस के बारे में। ड्यू डिलिजेंस मतलब जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर आपको दी जा रही हैं आप उनको कितनी डेलीगेटली फॉलो कर रहे हो। तो ड्यू डिलिजेंस जो प्रोसीजर है अगर उनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो सेफ हार्बर प्रोविजन उनके पास नहीं रहेगा। नाउ अब देखो, अब एग्जाम के लिए और वैसे भी समझने के लिए ये सेफ हार्बर प्रोविजन क्या है ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। नाउ ये एक तरीके की ना इम्यूनिटी है, दिस इज द काइंड ऑफ इम्यूनिटी जो मिलती है। अब ये जो सेफ हार्बर प्रोविजन है इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन नंबर 79 के अंदर डिफाइन किया गया है और ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको इम्यूनिटी देती है कि उनके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर मान लो कोई भी कंटेंट एक गलत कंटेंट है जिसके खिलाफ कोई भी एक्शन हो रहा है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो ये कह देगा ना कि ये तो भाई थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सेफ हार्बर प्रोविजन होते क्या हैं? व्हाट आर दीज सेफ हार्बर प्रोविजन? नाउ गाइस लुक ऑन द स्क्रीन। सेफ हार्बर प्रोविजन क्या है? दे आर लीगल प्रोविजंस जो कि रिड्यूस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं लायबिलिटी को। किसकी लायबिलिटी को? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं जब तक वो सारी कंडीशंस मीट करते हैं जो कि भारत सरकार दे रही है। सेफ हार्बर प्रोविजन एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी भी लायबिलिटी के खिलाफ, एक तरीके का ये एक इम्यूनिटी क्लॉज है। सेफ हार्बर लॉज कैन बी अंडरस्टूड इन द इंडियन कंटेक्स्ट। उनको आप एक तरीके से एक रिलेशन में देख सकते हो, जैसे आफ्सपा है जो कि एक स्पेशल पावर देते हैं हमारी इंडियन आर्med फोर्सेस को। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक स्पेशल पावर दे रही है कि भाई कुछ भी अगर होगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब क्या हुआ है, अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नए रूल्स को अभी तक फॉलो नहीं किया तो उनके पास से ये ड्यू डिलिजेंस वाला ये जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन ये अब उनके पास नहीं रहेगा। मतलब अब उनके पास वो लीगल प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, अब उनके पास वो इम्यूनिटी नहीं रहेगी जब तक वो इन चीज़ों को मान नहीं लेते। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या चीज़ नहीं मानी? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मैंडेटरी है। बोला गया कि जितने भी इंटरमीडियरीज होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी हैं वो सब अपॉइंट करेंगे ग्रीवियंस ऑफिसर जो कि सारी कंप्लेंट से डील करेगा और वो नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन ऑफिसर के साथ शेयर की जाएंगी। जो एक ग्रीवियंस ऑफिसर होंगे ही शैल एक्नॉलेज द कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स। ना बहुत ही
बड़ी चीज़ है दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स यहाँ पर एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कंप्लेंट को, और विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर रिजॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 24 घंटे के अंदर आपको बताना है कि हाँ भाई आपकी ग्रीवियंस था, हम लोगों ने उसे अप्रूव किया है, हम उसके ऊपर काम चालू कर रहे हैं, और तब से 15 दिन के बीच में आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ऑनलाइन सेफ्टी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इंटरमीडियरी जो होगा, जैसे उसके पास कंप्लेंट आई वो रिमूव कर देगा, डिसेबल कर देगा असेस। 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी कंटेंट का होगा, जिससे वो कंटेंट फैले ना, जब तक उसके ऊपर एक बड़ा एक्शन नहीं हो जाता। एंड दिस कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड आइदर बाय द इंडिविजुअल, या कोई भी व्यक्ति किसी के भी बिहाफ पे कर सकता है इसके अंदर वो सारी की सारी कंप्लेंट्स। नाउ एडिशनल ड्यू डिलिजेंस भी आई, किसके लिए आई? सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के लिए। ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जिसके अंदर एक चीज़ आई कि आपको एक ऑफिसर चुनना है, जो आपने सुना होगा, जो कि नहीं चुना फेसबुक ने, ट्विटर ने, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। ना ये नोडल पर्सन होगा, ये नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा, जिसके साथ सबसे पहले कॉन्टैक्ट किया जाएगा। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो कि कंप्लाई करवाएगा इन सारी की सारी चीज़ों को। और एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, रेजिडेंट मतलब वो उस देश के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर जो ऑफिस है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, बाकी का, वहां पर वो व्यक्ति रहेगा, और जो कि इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से किसी भी व्यक्ति को ले आके हमारे देश के अंदर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम में बिठा दोगे, नहीं, हमारे देश के व्यक्ति का होना जरूरी है, वो हमारे देश का रेजिडेंट होना जरूरी है। देखो सिटीजन यहाँ पे नहीं लिखा है, कि याद रखना रेजिडेंट लिखा है। रेजिडेंट मतलब बाहर के देश के व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा हो काफी लंबे टाइम से। कंप्लायंस रिपोर्ट, अब इनको क्या करना पड़ेगा, इनको एक मंथली, हर महीने एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, कंप्लायंस रिपोर्ट, कि उनको कितनी रिपोर्ट मिली, कितनी कंप्लेंट मिली, उन्होंने कितने के ऊपर एक्शन लिया, 24 घंटे के अंदर कितनों को अप्रूव किया, 15 दिन के अंदर कितनों के ऊपर एक्शन लिया गया। इनको ये मानना पड़ेगा दोस्तों। ये एक नई चीज आई। अब ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर क्या है, नए आईटी रूल्स ने इन्हीं के बारे में बात की है। ये मेन मैनेजेरियल पर्सन है, ही इज द मेन पर्सन, ही इज द मेन मैनेजेरियल पर्सन, ही इज द सीनियर एम्प्लॉय, जो कि रेजिडेंट है इंडिया का। सिंपली जितने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया के अंदर बेस्ड हैं, उनको इस पर्सन को रखना पड़ेगा। इन्हीं पर्सन को नहीं रखा, जिस वजह से इतना बड़ा हैवॉक क्रिएट हो रहा है ना, कि 26 मई से फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलेगा। वो इस व्यक्ति को उन्होंने अभी तक अपॉइंट नहीं किया, इनकी डेडलाइन थी 25 मई तक को अपॉइंट करने की। अब इसके साथ साथ इनके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई कि आप फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी होगा, आप हमें उसके बारे में जानकारी दोगे। अब ये दो तरीके का एंगल है। एक, फेसबुक व्हाट्सएप ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में बताएंगे तो जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन, जो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं हमारे यूजर्स को, उनको प्रीवेसी प्रोवाइड करते हैं, ये उनकी प्रीवेसी का हनन हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने कंप्लेंट करी है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ने बोला है कि इसने इस क्लॉज में लिख के दिया है कि इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन ऑन पनिशमेंट, जो कि हमारे देश की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। अब ये चीजें तो ऑलरेडी आर्टिकल नंबर 19 अंडर क्लॉज 2 के अंदर मेंशन्ड है। भाई फुल फ्रीडम तो कभी नहीं मिलती है, किसी को भी नहीं मिलती। आर्टिकल 19 भी आपको फ्रीडम देता है, इतनी सारी स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड असेंबली एंड ऑल, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको रेस्ट्रिक्शंस भी हैं आर्टिकल 19 अंडर क्लॉज 2 के अंदर। तो वो वाली चीज़ें हैं। और अगर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस रिलेटेड टू द अबव इज रिलेशन विद रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल या चाइल्ड अब्यूज से रिलेट करता है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 5 साल की सजा होगी। अब OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोनों के लिए कुछ कुछ रूल्स डिफर करते हैं। OTT जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार वगैरह, जिनमें आप अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उनके लिए क्या है, उनको यहाँ पर पब्लिशर को खुद कैटेगराइज करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आप खुद वो कैटेगराइज कर रहे हैं। अब वो खुद कैटेगरी दे रहे हैं, है ना, जैसे यूनिवर्सल, 7+, 13+, 16+, खुद वो करेंगे। फिर पेरेंटल लॉक का एक फीचर यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का नहीं पता वो क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। फिर आपको अपनी रेटिंग डिस्प्ले करनी पड़ेगी, यू नीड टू डिस्प्ले योर रेटिंग। प्रोग्राम वॉच करने से पहले आप व्यूअर को दिखाओगे कि कंटेंट के अंदर देखो ये वाली चीज़ें हैं। अगर वो एक एडल्ट कंटेंट है, यू नीड टू प्रेजेंट इट। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म अभी तक अनरेगुलेटेड थे। अब जिसके ऊपर पूरी दुनिया बात कर रही है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनके लिए क्या काम है। देखो यहाँ पर जो नॉर्म्स हैं
उनको जो भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो जनरल कंडक्ट है उनको भी फॉलो करना है, ठीक है, और प्रोग्राम कोड को भी फॉलो करना है जो कि केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट के अंदर है, चाहे वो प्रिंट टीवी हो या डिजिटल टीवी हो। यहाँ पर इनको बोला गया कि आप एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आप भी बनाओगे और ये 3 लेवल का मैकेनिज्म होगा। तो जैसे पीछे हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए क्या बोला कि ये 3 लेवल का होगा, मतलब जो भी न्यूज़ वगैरह शो कर रहे हैं तो उनके लिए पहला होगा सेल्फ रेगुलेटरी, मतलब जो पब्लिशर है, पब्लिशर मतलब जो कि पब्लिश कर रहा है, जो कि मीडिया प्लेटफॉर्म, वो अपना खुद का सेल्फ रेगुलेशंस बनाएंगे, मतलब खुद चेक करेंगे, अपने लेवल पे चेक करेंगे। उसके बाद लेवल नंबर 2 के अंदर यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर। पब्लिशर अपनी कंपनी के अंदर एक बॉडी बनाएगा, वो उसे चेक करेंगे, और उसके बाद एक ओवरसाइट मैकेनिज्म आया जिसको यहाँ पर सरकार गवर्न करेगी। तो सेल्फ रेगुलेशन जो पब्लिशर द्वारा होगा वो कैसे होगा, पब्लिशर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर जो अपॉइंट कर रहे हैं जो इंडिया के अंदर बेस्ड हैं, वो डिसीजन यहाँ पर हर एक ग्रीवियंस के अंदर विद इन 15 डेज लेंगे। ये वाला प्रोसेस हम लोगों ने कवर कर लिया था, यही प्रोसेस नंबर 1 है। फिर सेल्फ रेगुलेटिंग जो बॉडी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, बोला गया कि देयर मे बी 1 और मोर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ पब्लिशर। अभी जो बॉडी है ये कोई रिटायर्ड जज हेड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कोई एमिनेंट पर्सन हेड कर सकते हैं, या वो व्यक्ति हेड कर सकते हैं जिनके पास नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर 6 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, ठीक है, देयर शुड बी नॉट मोर देन 6 मेंबर। अब ये जो इस तरीके की बॉडी होंगी ये रजिस्टर की जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। ये एक और बड़ी चीज़ आ गई। और ये जो बॉडी होंगी दे विल ओवरसी द एडहेरेंस बाय द पब्लिशर टू द कोड ऑफ एथिक्स और ग्रीवियंस को हैंडल करेंगे। अगर वो पब्लिशर 15 दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं करता है, मतलब इनके पास कब जाएगा, जब ये फर्स्ट वाला 15 दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं कर देता तभी जाएगा इनके पास। और अगर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज को ऐसा लगता है कि ये हमारे भी बस की नहीं है, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस इशू, तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनाएगा, कुछ कोड ऑफ प्रैक्टिसेस बनाएगा, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश करेगा एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी। और ये एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स की एक कमिटी होगी जो कि मिलके उसके बाद रिजॉल्व करेगी चीज़ों को। तो ये 3 लेवल का मैकेनिज्म आ गया। अब एक बड़ी चीज़ आती है, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आईटी रूल्स को फॉलो नहीं किया तो भाई क्या होगा, है ना, उस समय पे क्या करेंगे, जो कि अभी एक बड़ा सवाल है। आईटी रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि व्हेन एन इंटरमीडियरी फेल्स टू ऑब्जर्व दीज रूल्स, तो उसको क्या होगा, सेक्शन 79 के अंदर जो उसको यहाँ पर अभी पीछे मैंने आपको बताया था, जो उसको इम्यूनिटी मिली हुई है ना, वो इम्यूनिटी उनसे छीन ली जाएगी। तो सेक्शन 79 यही इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इसको नॉन कंप्लाई किया गया तो इनसे ये इम्यूनिटी छीन ली गई। अब ये लीगल इम्यूनिटी क्या है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट कहते हैं कि अब क्या होगा, any law for the time being is forced but subject to the provision of subsection 2 or 3, intermediary shall not be liable for any third party information। ये कहता है कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए लायबल नहीं होंगे, पर अब उनसे वही इम्यूनिटी छीन ली जाएगी। यही सेम चीज़ ये देखो यहाँ पर, जब अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये वाला प्रोविजन है वो सेफ हार्बर, ठीक है। इस प्रोविजन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी प्रोविजन को वी कॉल एज सेफ हार्बर प्रोविजन। अब क्या ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे काम करते हैं उसे बदल देगा, नहीं, पर उनको थोड़ा सा एक रेगुलेशन के अंदर ले आएगा। ओनली डिफरेंस इज कि अब आप अपने इशू रेस कर पाओगे। आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपके पास एक अथॉरिटी होगी कि अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म से किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, आप ग्रीवियंस रिड्रेसल में जा सकते हो कि हाँ भाई मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉब्लम है, यू नीड टू सॉल्व इट आउट। ओके, सो गाइज दीज वर दी आईटी रूल्स 2021। बहुत ही संक्षिप्त में एक्सप्लेन किया। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक का बटन दबा देना। कोई भी डाउट हो नीचे हैशटैग नमन शर्मा लिख के आप लोग मुझे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। और स्टडी आईएएस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। एंड दीज आईटी रूल्स के अंदर जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है वो सिटीजन्स के लिए अच्छा है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, इनके ऊपर रेगुलेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि जब यूरोप इनके ऊपर कोई एक्शन लेता है तो ये विद इन अ वीक मान लेते हैं। अमेरिका के अंदर तो ऑलरेडी रेगुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया ने इनको हटा दिया था, इन्होंने 24 आवर्स के अंदर मान लिया। तो हमारे देश के अंदर क्यों नहीं, हमारे देश के अंदर क्यों नहीं मानते हैं? ये एक बड़े सोचने वाला मुद्दा है दोस्तों। सोचते रहो और काम करते रहो।
और अपनी इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस की सिचुएशन जो चल रही है, जो वेव सेकेंड चल रही है, अपने आप को सुरक्षित रखना दोस्तों उतना ही इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन लगवा लेना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को कोताही बरतनी है। बाय बाय, टेक केयर।